स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया मस्त चकाचक बिंदास झक्कास। हम अमरनाथ आपके साथ रोज सुबह सवेरे लेकर इस समय यूपीएसआई की श्रृंखला हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें 2021 में आए हुए समस्त प्रश्नों का सॉल्यूशन चल रहा है। तो वर्ष 2021 में 54 सेट बने थे पेपर के, और वो हूबहू पेपर में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 4-5 सवाल अतिरिक्त या कोई बहुत सरल सवाल लगता है तो उसको एडिट करके सुधार देता हूँ, ताकि आप शुद्ध बात जाने। टाइपिंग मिस्टेक हर जगह हो सकती है, तो इस तरह की कोई मिस्टेक आपने देखी हो तो उसका भी सुधार परिमार्जन हम इस सीरीज में करते चलते हैं। और बहुत बेहतरीन सवालों की श्रृंखला है। आइए आरंभ करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जब आपकी नज़र में आ जाता है, आप कोई किताब उठा लेंगे तो भी आपको ये सब मिल जाएगा। लेकिन आप जब हमसे परिचर्चा कर लेते हैं, आप इसको खाली क्वेश्चन आंसर टिक 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 करने के लिए मत आइए। अगर आप इसलिए आए हैं तो आप गलत जगह आ गए हैं। आप इसकी व्याख्या सुनने के लिए आइए तो आपका स्वागत है। बाकी आप SSC या हिंदुस्तान में होने वाले कोई वनडे परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी सबकी एक है, आपको लाभ मिलेगा इस कक्षा का। आइए आनंद लीजिए। पद्मावत किसकी रचना है? जसवंत सिंह की, मलिक मोहम्मद जायसी की, कुतुबन के, प्राणचंद चौहान के। मार जवाब दे दे के आजीज आ जाए गुरुजी, मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये मलिक मोहम्मद जायसी वही हैं जिन्होंने पद्मावत लिखी, जो कि आपसे सवाल पूछा गया। इन्होंने ही अखरावट लिखी, इन्होंने ही आखिरी कलाम लिखा, आखिरी कलाम लिखा। इस पद्मावत में 3 पात्र हैं। एक है राजा रतन सेन, राजा रतन सेन। ये सब सवाल बनते हैं इसलिए बता रहा हूं। इनकी एक पत्नी थी नागमती, डबल बॉन्ड से आप नागमती जान जाएंगे कि नागमती का इनसे ब्याह हुआ था। नागमती स्त्री है, रतन सेन पुरुष में। रीजनिंग लगा रहे हैं। राजा रतन सेन को एक तोता जिसका नाम है हीरा मंसूआ, तोता है हीरा मंसूआ, और वो सिंघल द्वीप की राजकुमारी, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी, वो पद्मावती का तोता था। वो उड़कर इनके पास चला गया था, कोई बहेलिया पकड़ के लाया था। उसने बताया कि भाई हमारी पद्मावती बड़ी सुंदर है, और उससे उसका वर्णन सुनने के बाद इनके मन में इच्छा जगी कि अब हमको पद्मावती से विवाह करना है। और फिर ये खोजते हुए चले गए और इन्होंने सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से भी विवाह किया। अब राजा रतन सेन को पद्मावती के पाने के लिए जो प्रयास दिखाया गया वो सब कुछ, और रानी नागमती राजा रतन सेन के वियोग में जो बिछड़ती हैं वो सब कुछ, साहित्य का वो अप्रतिम, वो अद्भुत रचाव मलिक मोहम्मद जायसी ने दिया है कि पूछे नहीं। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं ये, प्रतिनिधि कवि। और ये जो तोता है हीरा मंसूआ, ये इनके गुरु के रूप में अलंकारिक रूप से वर्णित किया गया है। तो ये इतने तथ्य जो कि मलिक मोहम्मद जायसी से जुड़ते हैं आपको मालूम होने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। यदि आप सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं तो यह कक्षा आपके काम ना आएगी। आप अतिरिक्त जानना चाहते हैं तो ही यह कक्षा आपके लिए लाभ देगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर चलते हैं। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में निहि, और उसमें गुण जोड़ने से शब्द तैयार होता है निर्गुण। निहि धन गुण, निर्गुण। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, संधि इसमें निस्संदेह विसर्ग संधि है। डन। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 3 को देखते हैं। असीम शब्द का विलोम क्या होगा? विलम लिख गया है गलती से, विलोम क्या होगा? 2021 का आया हुआ पेपर हूबहू आप हमसे डिस्कस कर रहे हैं। असीम का विलोम क्या होगा? दिए गए 4 ऑप्शन को आप देखेंगे। अंबर माने आकाश होता है। अंबर अनेकार्थी शब्द है। अंबर का एक अर्थ आकाश तो होता ही है, अंबर का एक अर्थ कपड़ा भी होता है। तभी तो आप पीतांबर माने पीला कपड़ा पहनने वाले बोल देते हैं। अवकाश छुट्टी होती है। ससीम जो सीमा के भीतर बंधा हो, अनंत जिसका अंत न हो। असीम का विलोम क्या हो जाएगा? ससीम हो जाएगा। यहाँ शब्द कैसे बना है? सीमा माने होती है लिमिट। सीम, अगर उस सीमा के पहले अ लगा दिया माने असीम, माने जिसकी कोई सीमा न हो। और स माने होता है साथ। स सीम माने सीमा के साथ। जैसे अभी पीछे शब्द हमने निर्गुण लिखा था। निर्गुण माने बिना गुण, निह गुण जिसमें गुण नहीं है। और अगर स गुण लिख दिया जाए माने गुण के साथ। अगर हम स जल कह दे माने जल के साथ। हम स विनय कह दे माने विनय के साथ। तो स लग के साथ का भाव आ जाता है। ससीम माने जिसकी लिमिटेशन है, जिसकी सीमाएं हैं। तो सीमाओं में बद्ध, सीमाओं के संग। या सीमा मतलब कोई लड़की नहीं है, सीमा मतलब लिमिट है, ये समझ लीजिएगा। आइए आगे। हाँ कहीं सीमस ब्याह हो जाए गुरुजी, आज से हम ससीम हो गए। हाँ ब्याह हो गया आदमी ससीम हो भी जाता है। देखिए निराधार शब्द का विलोम दिए गए 4 ऑप्शन में से क्या होगा? निराधार
बेसिक बात समझ में आ गई है, खोपड़ी में बात चली गई है। निरक्षर जिसके पास एक अक्षर ना हो उसका विलोम होगा साक्षर। साल तो खैर वर्ष को कहा जाता है, कोई मतलब नहीं, एक लकड़ी भी कहते हैं। अब अनाधार और साधार में से क्या होगा, तो निह आधार माने जिसका कोई आधार नहीं हो, अनाधार जिसका कोई आधार नहीं है, ये दोनों तो समानार्थी हो गए। तो विलोम कौन है, साधार। अभी गणित सीख क्या है, स धन आधार से क्या बनेगा, साधार बनेगा। बात समझ गए बच्चा। आज यह कक्षा आप हम पूर्व रिकॉर्डेड, मैंने अभी क्लास के थोड़ी देर पहले इसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया है, ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं। और ये छोटी कक्षा होगी, आज 20 ही प्रश्न होंगे। कुछ आवश्यकता थी इसीलिए 9:30 बजे लाइव नहीं आ पा रहे हैं, और इसीलिए यह आनंददायी कक्षा दे रहे हैं कि आपसे मुलाकात जरूर हो जाए, ये ना लगे मतलब एकदम लाइव है, बस आधा घंटा पहले लाइव चल रहा है, समझ लो ये हम रिकॉर्ड किए हैं। तो आप इसका आनंद ले, भरपूर आनंद ले। आइए बढ़ते हैं। बस ABCD का आनंद लीजिएगा, वो हम आपको देते रहेंगे, आप प्रश्न का उत्तर देते रहिएगा। ये देखो अटक रहा है, ये बड़ी दिक्कत है, ये आजकल अटकने लगा है। नहीं आ गया आ गया आ गया, देखिए निराधार हो गया। अगला, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो स्वागत की बात करेंगे तो स्वागत क्या है, सूधन आगत। सूधन आगत संधि कौन सी बनेगी, यण संधि बनेगी। उ आधा सा बनेगा, उ अभिन्न स्वर मिल के वाह बना देगा और ये शब्द बन जाएगा स्वागत। स्वागत में संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। बिल्कुल ठहरना नहीं है, 1 सेकंड का भी समय खर्च नहीं करना है। बढ़ते आइए, हरेड़ बानी किसकी रचना है। आज मास्टर साहब फास्ट चलेंगे लेकिन व्याख्या करते चलेंगे। हरेड़ बानी किसकी रचना है, हरेड़ बानी नानक देव की रचना नहीं है, धर्मदास की रचना नहीं है, सुंदरदास की रचना नहीं है। हरेड़ बानी दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल ये शाहजहां के समकालीन संत हुए हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका सबके अलग अलग मत हैं, मतलब बहुत जानकारी सटीक नहीं मिलती है, लेकिन एक विद्वान बताते हैं कि यह मुस्लिम थे और धुनिया थे। धुनिया जाति में उनका पालन पोषण हुआ, मतलब मुस्लिम में जो जात धुनिया होती है, तो जो रुई धुन्ने उनने काम करते हैं वो धुनिया होते हैं, तो उसमें उनका लालन पालन हुआ। बाकी उनके जन्म की कथाएं भी कबीर जैसी कथाएं मिलती हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम बताने वाले एक विद्वान दाऊद बताते हैं, और बताते हैं दाऊद ही दादू दयाल हो गए। और इन्होंने जो अपने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर उन्होंने काम किया, और ये दादू दयाल के नाम से प्रचलित संत हैं। इन दादू दयाल ने जो अपने वचन बोले उनको हरेड़ बानी में संकलित किया गया। हरेड़ बानी, बाद में इनके एक और शिष्य ने हरेड़ बानी के बजाय इसी हरेड़ बानी यानी उनके वचनों को अंगवधू नाम से भी संकलित किया। अंगवधू नाम से भी संकलित किया। तो अंगवधू पूछा जाए किसकी रचना है तो भी दादू दयाल की रचना है, और हरेड़ बानी पूछा जाए किसकी रचना है तो भी दादू दयाल की रचना है। तो दादू संत दादू, तो ये याद रखिएगा कि हरेड़ बानी किसकी रचना है, दादू दयाल की रचना है। आइए, उनके 52 शिष्य हुए, उन पर कथा आएगी कभी तो और बताऊंगा। दादू दयाल के 52 शिष्य थे, उनकी गद्दी उनके बेटों ने संभाली, मिस्किन दास एक नाम कोई और था। खैर आइए, अब वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। अब देखिए, यह सवाल हूबहू दारोगा के पेपर में छपा हुआ है। इसका उत्तर उन्होंने क्या माना है पता नहीं, वीर ए बी कुछ माना है। अब यह सवाल जिस रूप में पेपर में छपा था उसी रूप में आपके सामने, और मैं आपको सवाल को शुद्ध करके समझाना चाहता हूं। एक बात याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चा, कि जो पहले पेपर में एक बार चूक हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए, जरूरी नहीं एग्जामिनर उस मिस्टेक को कैरी करे। जो सवाल होता है बिना किसी विवाद के, वही सवाल आगे कैरी होते हैं। जिन सवालों में विवाद हो जाता है, परीक्षक इतना तो देखता ही है कि यह सवाल विवादित था कि नहीं, वो कतई उस पर नहीं पूछता है। अब देखिए, इस सवाल में क्या उत्तर लिखा है, क्या लिखा है नहीं, मतलब हम पहले इस सवाल को सुधारते हैं। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा, वीर तो किसी सूरत में नहीं होगी। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा वीर तो किसी सूरत में नहीं होगी। क्यों होगी? नहीं गुरुजी, नहीं होगी। अच्छा, तो ए और बी दोनों का यहां कोई सेंसर नहीं बनता है, क्योंकि ऑप्शन बी में पेपर में छपा हुआ यही है। ऑप्शन बी में ए और बी दोनों लिखा है। तो किताब में क्या छपा है, सवाल क्या, हमसे क्या मतलब, हम लोग तो कंसेप्ट पढ़ने वाले आदमी हैं। वीर शब्द से 2 भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाएंगी, एक ता जोड़ के वीरता बन जाएगा और दूसरे उसमें त्वा जोड़ के वीरत्व बन जाएगा। अब वो ए और डी दोनों छपना चाहिए था, क्या छपना चाहिए था, नहीं छपा है, क्या फर्क पड़ता है, ये ए और डी दोनों होना चाहिए। अगर यहां सवाल में पेपर में बी छपा है तो उसको बी नहीं, ए और डी दोनों होना चाहिए था। तो ये दोनों आपकी भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी, वीरता और वीरत्व।
याद रखिएगा, हम प्रश्नोत्तर एडजस्ट करवाने वाले मास्टर नहीं हैं कि अब अगर आयोग ने दे दिया है तो हमको सही गलत बताने की क्षमता न रह जाए, ये व्यर्थता है। तो ये छपा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर के सब प्रॉज एंड कॉन्स आप देखते समझते चले, आप में कोई मन में चूक न रह जाए, इसीलिए ये बात बताते चलता हूं। वीरता और वीरत तो इस प्रश्न के उत्तर होंगे। ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी। त्वा लगाने से भाववाचक संज्ञा का रूप बनता है और ता लगाने से भाववाचक संज्ञा का रूप बनता है। वीर का भी उपयोग संज्ञा के रूप में कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन वीर बेसिकली हम लोग एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में करते हैं, और विशेषण को जब आप भाववाचक संज्ञा बनाना चाहते हैं तो ता त्वा लगा करके बना लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो भैया शेखर एक जीवनी बाल गंगाधर तिलक का उपन्यास तो नहीं हो सकता है, ना डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का हो सकता है, ना रामचंद्र शुक्ल का हो सकता है। ये हमारे प्रिय लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम है, और बहुत बेहतरीन किताबें लिखी हैं। शेखर एक जीवनी जो एक उपन्यास है, ये 2 खंडों में है। शेखर एक जीवनी ये 2 खंड का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी भाग 1 है और भाग 2 है। जिन लोगों ने कभी पढ़ी होगी वो जानते होंगे 2 खंडों में है। अगर आप खाली पहला खंड पढ़े हैं तो आपको दूसरा खंड पढ़ना चाहिए, तब आप शेखर का उत्कर्ष देखेंगे। ये वो किताब है जिसने मुझको बहुत प्रभावित किया है। यार इतनी किताबें पढ़ी हैं, सबने कहीं ना कहीं असर डाला ही डाला है, तो इसमें शेखर एक जीवनी में शेखर का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने तो एक कविता भी लिखी थी जिसमें लिखा था कि एक तो गुनाहों के देवता के चंदर और एक शेखर, ये हमारे ग्रेजुएशन के दोनों में हमारी जिंदगी में आए और हमारे भीतर चले गए। तो शेखर एक जीवनी लिखने वाले ये। उसके अलावा इनका एक उपन्यास अपने अपने अजनबी अज्ञेय को आप इसलिए भी जानिए कि ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, नई कविता में भी इनका बहुत बड़ा नाम है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो याद रखिएगा ये हैं ऐसे चज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, शेखर एक जीवनी लिखने वाले। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी? खोपड़ी में बात जैसे जाए आदि, अगर ये ना पूछे कि वर्तमान मतलब हिंदी का विकास किससे हुआ तो अपभ्रंश से हुआ, लेकिन आदि जननी पूछे तो आदि माने शुरुआती, जननी माने माता, जो आरंभिक माता है वो संस्कृत है, वहीं से शुरुआत हुई। एक किसी और पेपर में रिपीटेड है सवाल, तो आदि जननी संस्कृत। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो भैया द्रविड़ परिवार की भाषा में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। जो आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो एकदम प्योर साउथ इंडिया की 4 लैंग्वेजेस हैं, वो द्राविड़ परिवार की भाषाएं कही जाती हैं। आइए आगे बढ़ें। बाकी जो उत्तर भारत की भाषाएं आर्य भाषा परिवार की भाषा या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? बहुत सुंदर सवाल है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अब सब कहानी आप जानने लगे हैं कि अमर माने क्या होता है? अमर माने देवता होता है। अजर माने क्या होता है? अजर माने देवता होता है। ये शब्द याद रखिएगा, जो मरे नहीं, जो बूढ़ा ना पड़े, वो देवता होता है। तरंगिणी क्या होता है? तरंगों वाली तरंगिणी नदी को कहा जाता है। इस तरंगिणी को कहीं कहीं तद्भव रूप में तरंगिनी भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तरंगिनी भी नदी को कह लीजिए। तो अमर तरंगिनी माने देवताओं की नदी, ये गंगा है। विष्णुपदी, विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम मेहर जाह्नवी। तो इसमें सब नाम आए। माता गंगा की प्रार्थना है कि विष्णुपादाब्ज संभूते, विष्णु पाद यानी भगवान विष्णु के पैर से, अब्ज माने कमल, तो विष्णु पादाब्ज यानी भगवान विष्णु के चरण कमलों से संभूत उत्पन्न होने वाली गंगे त्रिपथगामिनी, और वह गंगा जो 3 पथों को गई भगवान शिव की जटाओं से, आकाश को, पाताल को और भगीरथ के पीछे पीछे, गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी, हे पापों को हरने वाली जाह्नवी आपको प्रणाम। तो जाह्नवी शब्द जो है वह भी गंगा के लिए आता, विष्णुपदी भी गंगा के लिए आता, त्रिपथगा 3 पथ पर जाने वाली भी गंगा है, पुष्प धनुआ फूलों का धनुष धारण करने वाली गंगा नहीं, जबकि कामदेव हैं। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ गए? और अगर विष्णुपदी गंगा को कहा करिए, और साथ साथ में बार बार बता देता हूं कि अगर विष्णुपद कभी पूछा जाए तो विष्णुपद आकाश का पर्यायवाची है, आकाश को विष्णुपद कहा जाता है, आकाश को विष्णुपद कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द कौन सा हो? जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अगेय, जिसे गाया ना जा सके, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अजेय जिसको जीता ना जा सके, अगाध
अपरंपार जिसका पार न पाया जा सके, अजेय जिसे जीता ना जा सके। निहायत सरल सवाल था, बिल्कुल समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आगे, सवाल संख्या 13 को देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द, आज वे लोग बड़े खुश होंगे, जल्दी जल्दी मास्टर करा दे रहे व्याख्या चल रही है, वो तेजी से चल रही है। इनमें से कौन सा, सवाल भी तुलनात्मक रूप से सरल है तो जल्दी हो जा रहा है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द पर जाएंगे तो घनिष्ठ शब्द, घनिष्ठ आपको शुद्ध मिलेगा। बाकी जितने लिखे हैं सब फर्जी लिखे। घनिष्ठ माने घना घना, नजदीक नजदीक, वो मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो भैया एक बड़ा नाम है यशपाल उपन्यास लिखने वालों में। यशपाल का एक बहुत फेमस उपन्यास है दिव्या, उन्हीं का यह उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, तेरी उसकी बात। और आप देखिए कि साहित्य रचना रचयिता कौन से पूछे जाते हैं। 1976 में इस कृति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। कौन सा? साहित्य अकादमी। ज्यादातर किसी राइटर की वो रचनाएं जिनको कभी पुरस्कार मिला है वो पूछी जाती है। ये अपने जहन में बात बनाए रखें, और जब कोई ऐसा पुरस्कार वाली रचना मिले तो उसको जरूर याद कर लें। तो हो सकता है कि रचना रचयिता अनंत है, रचना रचयिता बच्चा इतना हिंदी लिखने वाले हैं कि आप गिनती किया पूरा जन्म बीत जाए, मैं दावा करता हूं आप सारे साहित्यकार पढ़ नहीं सकते। पूरा जन्म एक आदमी बिता दे कि हम पढ़ करेंगे तो जितने साहित्यकार लिख गए हैं आप उनको पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो कहां तक याद करोगे। तो इसलिए तरीका यही कि जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा जो हमारे आप सवेरे 9:30 बजे बैठ करके हमारे संग करते रहेंगे तो ये बात आपकी खोपड़ी में बैठती चली जाएगी। आम के पत्ते किसकी रचना है? जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है। तो ये बताने वाले थे, ना लिखे होते तो भी बता देते। रामदरस मिश्रा की कविताओं का संग्रह है आम के पत्ते, और इस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान भी मिला। रामदरस मिश्रा जी को व्यास सम्मान भी मिला था। अब देखो ये सब नाम रोज रोज तुमको मिलते हैं, कृष्णा सोपति मिलती है, मृदुला गर्ग मिलती है तुमको रोज रोज। इनके बारे में क्या करो, एक डायरी बना लो और उस डायरी में नोट करके रख लो कि हाँ ये है और इनके बारे में हमको पढ़ना है। अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल का दुश्मन, ये अड़ा गलती से लिख गया है। अकल का दुश्मन क्या होता है? अकल से दुश्मनी कर ले, अकल बतावे भैया भला काम करो, वो कहना है ना भला काम तो कर ही नहीं सकते। तो वज्र मूर्ख, महामूर्ख को अकल का दुश्मन कहा जाता है। जो भयानक मूर्ख है, इसकी मूर्खता का कोई पारावार नहीं है, अकल से तो दुश्मनी कर रखी है कि कोई भली बात उसके जहन में जाएगी नहीं, ऐसे आदमी को महामूर्ख कहते हैं। सवाल संख्या 17, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो भैया उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है तो ता था दाधा ना दांत से बोला जाएगा, पूरा तवर्ग दांत से बोला जाएगा, दा दांत से, ता दांत से, ना दांत से। ये जो टा है ये मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा के कितने कितने अक्षर हैं? तो री से ऋषि, टू माने टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और शा, ये सब क्या हैं? ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ऋतु रसाणा मूर्धा, इतने अक्षरों का उच्चारण मूर्धा से होता है। अब आ जाते हैं री। तो संस्कृत का री का कोई मतलब नहीं है। टू यानी ता, थ, द, ध और न, और ला और दंत सा, ये वाला सा, ये सब दंत के उच्चारण स्थान है। जितनी बार ये शब्द आया करे उतनी बार दोहरा लिया कीजिए। ऋतु लसानाम दंता, ऋतु रसाणाम मूर्धा, अकुह विसर्जनीय, ये सब बोलेंगे तो याद रहता रहेगा। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका ने में किया गया है? सचेष्ट प्रयास माने चेष्टा करके, माने प्रयास किया है जिस उस पत्रिका ने। तो बच्चा आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप या सुदर्शन के बजाय आनंद पत्रिका का नाम पता चलता है। आनंद पत्रिका वो है जिसने हिंदी भाषा के मानकीकरण किसको कहते हैं? भाषा का मानक बना देना, स्टैंडर्ड बना देना। हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे अलग अलग क्षेत्रीय प्रभाव के हिसाब से किसी शब्द का उच्चारण कुछ किया जाता है। अब अगर एक मानक, एक स्टैंडर्ड बनाना है तो बताया जाएगा देखिए भाई आपके यहाँ ऐसे किया जाता, आपके यहाँ ऐसे किया जाता, आप ऐसे किया करिए। तो मानक बनाना, हिंदी का मानकीकरण इसी को कहते हैं कि हिंदी में एक रूपता ले आने की प्रक्रिया को मानकीकरण कहा जाता है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो बच्चा टा, अभी पीछे बात हो गई है ऋतु रसाणाम मूर्धा, टा वर्ग में सब मूर्धा के व्यंजन है। ऋतु लसानाम दंता, इचु यशानाम तालुहा, कु विसर्जन्य नाम कंठा। कौन कौन से? आ है और का वर्ग पूरा, हा और आह, ये कंठ से बोले जाते हैं। तो छोटा के साथ बड़ा भी शामिल हो जाता है। तालव्य में छोटी है, बड़ी है, चा वर्ग है पूरा, और या और शा ये तालु से बोले जाते हैं। और री, ये संस्कृत का जो री होता है हिंदी में नहीं होता है, और ता वर्ग और ला
और सा ये दांत से बोले जाते हैं, और बाकी री टू रसाणा मूर्धा पीछे लिखा दिया था। तो बच्चा ये वर्ण के उच्चारण तो पूरा जबानी याद हो जाना चाहिए आपको। आप खाली रोज सुनते रहिए, एक दिन में सम्मण बटोरिए, रोज सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा। इनमें से अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? कुंडलिया विषम मात्रिक है, विषम मात्रिक है। क्या है गुरुजी? क्योंकि ये इसमें शुरुआत होती है दोहा से और अंत होता है रोला से, दोहा प्लस रोला से बनता है ये। तो ये हो गया अर्धसम, ये हो गया सममात्रिक, तो ये विषम हो ही जाएगा, कोई पैटर्न तो माना नहीं जाएगा। अर्धसम मात्रिक दोहा ही है, रोला भी सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्रा है, और दोहा तो 13-11 के पैटर्न पर चलता है, 13-11 के पैटर्न पर चलता है। और क्या है? अर्ध सम्मात्रिक। एक दोहा हमने लिखा था, और वो आप दुनिया वाले उसको ट्रिक कह ले, उनकी मर्जी कह ले, लेकिन हमने दोहा लिखा था, और वो आपको ये सब याद करवा देगा। सुनो, दोहा देखो, दोहा ये मात्राएं याद करने का सिंपल दोहा है कि दोहा 13 से शुरू, सोरठ 13 अंत, चौपाई 16 चले, चौपाई 16 चले, बरसत बरवै छंद ललित रे, बरसत बरवै छंद। हमने दोहा लिखा है, ये दुनिया में कोई बताता दिखे तो कहना ये हमारे गुरुजी की दोहा है, हमने रचा है, किसी किताब में हमसे हमारे लिखे से पहले नहीं लिखा था। सुनो, दोहा 13 से शुरू, दोहा 13 से शुरू होता है, तो दोहा 13-11 13-11 चलता है। सोरठ 13 अंत, सोरठा 13 पर अंत होता है, यानी ये उसका उल्टा 11-13 चलता है। और चौपाई 16 चले, चौपाई प्रत्येक चरण 16 मात्रा, याद कर लो दोहा, ये प्रत्येक चरण 16 मात्रा। और बरसत बरवै छंद, बर 12 सत 7, तो 12-7 का अर्ध सम्मात्रिक छंद बरवय होता है। बरसत 12-7, बरसत बरवय छंद। और जिसमें आधा आधा बराबर, जैसे दोहा में 13-11 आधा आधा बराबर है, आधा आधा बराबर है, आधा आधा बराबर है, तो ये सब अर्ध सम्मात्रिक छंद हो गए। इसमें सब चरण 16-16 है, तो ये सम्मात्रिक छंद हो गया। सम माने बराबर, अर्ध सम माने आधा बराबर, विषम माने कोई बराबर ना हो, यही पैटर्न होता है बच्चा। तो ये इतनी कथा आज बस 20 सवालों की, आज अतिरिक्त 5 नहीं जोड़े हैं, कुछ काम था। गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ हमरा आज जितने लोग मार कमेंट में प्राण दिए, हाँ गुरुजी कमेंट नहीं कर पाए क्योंकि आज लाइव नहीं चल रहा है, ये हमने प्रीमियर लगाया है अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करके, और बहुत जल्दी रिकॉर्ड किया है। तो ये रिकॉर्डिंग आप देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर जाइएगा, कल मिलेंगे समय से। तो हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। कोई डाउट हो तो भैया निवेदन करता हूं, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई समस्या हो तो कॉल करिए, एप्लीकेशन रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में आए कॉल करिए। ये जूनियर असिस्टेंट का बैच है, ये जूनियर असिस्टेंट बैच है, ये वर्दी बैच है। इसमें 8 से 9 टॉपिक अभी शेष हैं, वे आज से ऐड होना शुरू होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि आखिरी तारीख में मिलेंगे और 12 सितंबर के पहले सब कंप्लीट हो जाएंगे। और इसे कंप्लीट करके थ्योरी और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके हम चैप्टर वाइज MCQ 13 सितंबर से शुरू करेंगे, आप जानते हैं। निश्चय बैच है, अगर आप कम्युनिकेशन और हिंदी पढ़ना चाहते हैं और आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये बैच है। आगे बढ़ते हैं, साफल्य बैच पढ़ना चाहते हैं RO का, अगर आप ऑब्जेक्टिव हिंदी, आप डिस्क्रिप्टिव हिंदी और निबंध पढ़ना चाहते हैं तो आप साफल्य बैच पढ़ सकते हैं। और AE की मुख्य परीक्षा का बैच अवेलेबल है, और नैपुण्य बैच PCS का मेंस बैच अवेलेबल है। तो बच्चा आज इतने फास्ट मास्टर साहब आपको कभी नहीं मिले होंगे, हाँ तो आज हम मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। बाय बाय बच्चा।